हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए लेके आती हूँ पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई की क्लासेस। तो इसी सीरीज में जो पेपर 1 की तैयारी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है दिसंबर 2024 के लिए, तो मैं सुबह 9 बजे आपके लिए मैथ्स एंड डीआई लेके आती हूँ। तो उसी में जो है आपको मैथ्स और डीआई की प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरा पेपर 2 कॉमर्स है। कॉमर्स आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा अलग यूट्यूब चैनल है, उस पर करवाया जाता है। तो पूरा कॉमर्स को भी हम अच्छे से डिकोड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलेगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एंड सभी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मेरी क्लासेस के सभी लिंक्स एंड सभी पेपर 1 क्लासेस के लिंक्स भी आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर इन केस आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको आप एक्सप्लेनेशन से कवर कर सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड ऑन करके रिवाइज कर सकते हैं। एंड बिल्कुल रियल टाइम इंटरफेस आपके लिए होता है, जहाँ पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 3 आवर्स का टाइम होगा एंड जो है आपके लिए बिल्कुल वही सिनेरियो आपके रहता है जैसे आपका पेपर में होने वाला है। तो ये कुछ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करके जेआरएफ क्लियर करने के बाद कुछ अचीवर्स हैं। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं यूजीसी नेट अचीवर तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप अपनी जो एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलती है और स्टडी प्लानर के साथ जॉब रिलेटेड काउंसलिंग एंड पीएचडी काउंसलिंग भी आपकी करवाई जाती है। अगर आप ओनली पेपर 1 लेना चाहते हैं तो ओनली पेपर 1 ले सकते हैं, और ओनली पेपर 2 लेना चाहते हैं, मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और एचपीएससी के लिए भी एमसीक्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया और इसके बाद नेक्स्ट वीक से यानी कि इसी वीक से जो है वीकेंड बैच है आपका ये, तो आपके लिए यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ये जो है आपके लिए जेआरएफ अड्डा के ऑफिशियल लिंक्स हैं फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, जिनको आप ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड जो भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको टाइमली हर जगह प्रोवाइड की जाती हैं, मिल जाती हैं। तो चलिए क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। एंड ये टॉपिक्स जो आपको मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, इनकी नोटिंग करते रहना साथ साथ, कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसे हम डीआई को अप्रोच कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको साइड बाय साइड नोट्स बनाते हुए चलना है, सो दैट लास्ट टाइम में रिवाइज करने में आपके लिए चीजें आसान हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। 12 बजे होती है, 10:30 बजे इकोनॉमिक्स और शाम को 7 बजे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। डीआई सॉल्व करेंगे पहले, फिर डीआई के साथ साथ जो है मैथ्स के क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, उनको सॉल्व करेंगे। फटाफट से लिंक को शेयर कर दो। ये सारे बच्चे क्या आज सो रहे हो हैं? आज तो मंडे भी नहीं है, आज तो ट्यूसडे है, तो फटाफट से आओ क्लास में एंड लिंक को फटाफट शेयर करो। टाइमली क्लास को ज्वाइन किया करो, सो दैट आप अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर पाओ। ठीक है, मैथ कितने टाइम प्रैक्टिस करूं? जब भी मेरी क्लास होती है मेरे साथ प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे और साथ साथ जो प्रैक्टिस किया है उसको दोबारा से, जो पढ़ा है हमने क्लास में, उसको एक बार रिवाइज करो। आपको 1 आवर देना है मैथ्स और डीआई को डेली। ठीक है, तो आपका बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और 1 टॉपिक एट ए टाइम पे फोकस करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है और इसमें कुछ चीजें दी गई हैं। क्या है? अलग अलग फील्ड आपको दी हुई हैं। ठीक है, अलग अलग फील्ड आपके लिए यहाँ पे दी हुई है। एंड इसके साथ साथ आपको ये बोल रखा है कि भाई इसके जो साइड्स हैं वो कितनी है। जैसे अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट दिया हुआ है। रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे हमारे पास जो साइड्स दी हुई है 10 × 20 यानी कि 10 मीटर ब्रेड्थ है और आपका 20 मिनट का यहाँ पे क्या है, लेंथ है 20 मीटर का। स्क्वायर जो है उसकी साइड 15 दे रखी है, पैरेललोग्राम की साइड दे रखी है 20 और 12, और सर्कल जो है उसकी हमारे पास रेडियस दी हुई है 10। फिर इसके साथ साथ हमारे पास जो हाइट है वो चीज भी दे रखी है, अगर बेस चाहिए तो वो वैल्यू भी है। फिर उसके बाद आपको 2 चीजें दी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब ये 2 वर्ड्स का मीनिंग अगर आप जानते हो ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। फ्लोरिंग और फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग होता है जब आप बाउंड्री पे जो है वो कांच वगैरह लगवा देते हैं ना कि कोई और एंटर ना कर सके, तो फेंसिंग जो होती है ये होती है बाउंड्री पे। और अगर जब हमारी फेंसिंग बाउंड्री पे होती है तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई अब एक मान लो स्क्वायर फील्ड है,
मेरे को फेंसिंग करवानी है तो यहाँ पे फेंसिंग है जो करवानी पड़ेगी। तो जब आप फेंसिंग की बात करते हो तो आप बात करते हो किसकी? पेरीमीटर की, आप बात कर रहे हो बाउंड्री की। एरिया जो एनक्लोज किया गया है उस जो डायमेंशन है उसके द्वारा उसको आप फाइंड आउट करने की बात करते हो। और जब आती है फ्लोरिंग की, फ्लोरिंग का मतलब क्या है कि ये जो एरिया एनक्लोज किया गया है ये कितना है, ये जो है ये एरिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये एरिया कहलाता है। तो जब हम फ्लोरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे इस चीज को हम लेके चलेंगे। तो फ्लोरिंग के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल होता है एरिया। तो यहाँ पे आपके पास डायमेंशंस हैं, एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड वैल्यू दे रखी हैं कि भाई 1 मीटर स्क्वायर को फेंस करने का या फ्लोर करने का कितना पैसा लगता है, जिससे आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हो। एंड इनकी हेल्प से एरिया, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ये सारी चीजें निकाल के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत अच्छा टाइप ऑफ डीआई है, एक अलग टाइप ऑफ डीआई है जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अगर हमें फ्लोर करना है ए को, मतलब पूरा जो फ्लोरिंग है वो चीज करनी है, मान लो टाइल्स वगैरह लगानी है या कुछ भी, तो कितना खर्चा वहां पे आने वाला है। फ्लोरिंग ऑफ ए फील्ड कौन सी है ये देखना पड़ेगा। ए फील्ड है मैम हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। इसको फ्लोर करना है मतलब मैम एरिया चाहिए, और 1 मीटर स्क्वायर को फ्लोर करने के 50 रुपए लगते हैं। तो जितना एरिया होगा उसको 50 रुपए से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। बट इसके लिए क्या चाहिए हमें? इसके लिए चाहिए मैम एरिया पता होना चाहिए ट्रायंगल का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। हमें निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस दिया हुआ है 16, हाइट दी हुई है कितनी? 12। तो हाफ इंटू 16 इंटू 12 आपको करना है, आपके पास एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में आने वाला है, ठीक है। और आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, जितना एरिया आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैम बहुत आसान है, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 12 8 96 होता है, 96 को 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4800 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। 4800, 48,000 नहीं, 96 को 50 से करना था, ठीक है। तो 4800 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन को रीड करो, फिर मैं आपको डीआई दिखाती हूँ। What is the difference between cost of fencing of C and that of B? C फील्ड और B फील्ड को फेंस करने का जो खर्चा आया है उसका डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। अब C और B का डिफरेंस बताना है, पहले निकालना पड़ेगा भाई क्या है कॉस्ट। अब देख लो C क्या है और B क्या है। C है स्क्वायर, B है रेक्टेंगल। फेंसिंग की जब बात की थी तो मैम आपने क्या बताया था? फेंसिंग में आपने बताया था बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर, और पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए? जो बाउंड्री है उसका सम चाहिए,
है ना, पेरीमीटर यही तो होता है, अगर स्क्वायर की बात है तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों साइड प्लस कर दो, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, किसका, स्क्वायर का। अब ऐसे ही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। कोस्ट निकालो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। स्क्वायर की साइड 15 है, रेक्टेंगल की डायमेंशन 10 और 20 है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे देख ही लिया होगा आपने। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर बताइए। छह सौ अस्सी, ऑप्शन ही नहीं है 680 तो। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, रेक्टेंगल का है 15 मीटर स्क्वायर, ₹15 पर मीटर स्क्वायर, एंड इसका जो कॉस्ट है स्क्वायर का वो है ₹20, नहीं स्क्वायर का है 18, ₹18 पर मीटर स्क्वायर। बताइए। तो मैम आपने अभी बताया पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है 20, बी कितना है 10, 60 आ गया, 60 मीटर स्क्वायर, 15 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कॉस्ट आ जाएगा ₹900। 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 90 और एक 0 900। यहाँ पे देखिए क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 15 मतलब कि 60 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 18 रुपए की, तो 18 6 कितना होता है 108, है ना, 90 और 16, 90 और 18 108, 1080 यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी। ये 900 है, ये 1080 है, 180 का डिफरेंस आ जाएगा। ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। और अगर मैम यहाँ पे इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके हम क्या कुछ और कर सकते थे, हमें यहाँ पे देखने को मिला कि एरिया जो है और पेरीमीटर जो है, सॉरी, जो पेरीमीटर है इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। कॉस्ट का डिफरेंस कितना है 3 रुपए का। स्क्वायर जो है वो 3 रुपए महंगा है ना, स्क्वायर को फेंस करना। तो यहाँ पे जो 60 मीटर स्क्वायर है इसको हम करेंगे 3 रुपए से मल्टीप्लाई, 180 रुपए आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के लिए यहाँ पे 3 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं ना, तो डिफरेंस से ही मल्टीप्लाई आप करके डिफरेंस भी निकाल सकते थे। आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर आपको डीआई दिखाती हूँ। Cost of fencing of field E is approximately what percent of cost of flooring of field C? जितना फील्ड सी का कॉस्ट आया था, अभी अभी किया, स्क्वायर का कॉस्ट कितना था 1080, ये हमारे पास ऑलरेडी निकल चुका है ना, 1080 हमारे पास ऑलरेडी है। कॉस्ट ऑफ फ्लोर, सॉरी हमने तो फेंसिंग निकाला था, फ्लोरिंग निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, सी फील्ड का फ्लोरिंग निकालना है, फेंसिंग नहीं। तो फ्लोरिंग निकालना है सी फील्ड का यानी एरिया, फेंसिंग निकालना है फील्ड ई का यानी कि पेरीमीटर। इन वैल्यूज को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ई फील्ड क्या है, सर्कल। सर्कल का फेंसिंग क्या होता है, मतलब बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब सर्कल की बाउंड्री क्या होती है, ये सर्कल होता है मैम, इसकी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये सरकमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है 2 पाई आर से। कैसे, 2 पाई आर से। तो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर कितना है 10 है। सॉल्व करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देन स्क्वायर जो है उसकी साइड 15 है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर 15 का स्क्वायर, और इसका फ्लोरिंग निकालना है यानी कि 40 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आएंगे दोनों, फिर आपको ये बताना है ये जो है इसका कितना प्रतिशत है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा परसेंटेज में।
सर्कल का रेडियस है 10 और कॉस्ट है 22 रुपए। ये जो है ये आ जाएगा पूरा का पूरा कॉस्ट सर्कल का, ई फील्ड का, फेंसिंग का, सी फील्ड का, फ्लोरिंग का, एरिया, और कितने रुपए लग रहे हैं? 40 रुपए लग रहे हैं फ्लोरिंग करने के 1 मीटर स्क्वायर एरिया के। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी किसकी? सी फील्ड की। अब आपसे पूछा हुआ है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड ई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड सी। तो ये इसका कितना प्रतिशत है ये निकालना है। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कैसे कर सकती हूँ? यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकती हूँ, ये ऊपर से नीचे है ना, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 पे जाएगा, ये 2 पे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 पे चला जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा? 121 इंटू 2, 121 11 का स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 242 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर 225, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इसको आप आगे सॉल्व करो। 242 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे, ये जाएगा 25 के टेबल पे 9 पे, ये जाएगा 25 के टेबल पे 4 पे। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके देखो, नहीं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। 4 2 8, 4 4 16, 9, 968 डिवाइडेड बाय 63 है। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब 968 बाय 63, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कितना है? 63 को यहाँ पे अगर मैं 10 से करूं तो 630, 968 में से 630 माइनस होंगे तो ये कितना बनेगा? 338, यानी कि ये लगभग 150 गुना से ज्यादा है ना। पर अपने पास तो यहाँ पे वैल्यू इसमें आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड, कैलकुलेशन। आपका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है 15.36। एक मिनट रुको। 2 पाई आर इंटू 22 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो कितने परसेंट है फ्लोरिंग का? 242 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं यहाँ पे तो ये 34 पॉइंट समथिंग 35 के करीब बनेगा, है ना। हाँ 35 के करीब बन रहा है। 35 को डिवाइड करेंगे 225 से, 15.5 ही आएगा। मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी भाई? मैंने यहाँ पे कहाँ गड़बड़ की है? सही है, 15 पॉइंट समथिंग तो आएगा। अरे यार यहाँ पे जो है ये कैंसिल होगा, तो मैंने बोला इसका 150, मतलब ये 15 पॉइंट जा रहा है। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो हो गया, 968 डिवाइडेड बाय 63 आ गया अपने पास। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, कितना जाएगा? तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करोगे तो 63 के टेबल पे 1 पे जाएगा, देन बचेगा 5 पे जाएगा। और मैंने इसको कैसे सॉल्व किया? मैंने देखा 10 से करेंगे तो 630, इसका आधा अगर करें तो कितना बनता है? ये बनता है 315। और अगर इसको मैं जोड़ लूं तो ये कितना बनता है? 945, मतलब इसके करीब बन रहा है। तो यहाँ पे 15% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन अपने पास हैं, एक तो 15.36 है और एक 19.46 है। अब ये ज्यादा है तो कितना ज्यादा है ये हमें देखना है। तो आप इसको देखो, ये 20% के करीब है और ये 15 के करीब है।
अगर मैं 20% निकाल लूं तो वो 1260 हो जाएगा, जो कि 970 से बहुत दूर है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 15.36 जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें 100 को यहाँ पे साइड कर दिया ना, यहाँ पे मैंने 100 को इसको ले लिया, इसमें इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे 100 तो बचेगा नहीं। बट यस, जब हमारा आंसर आएगा वो इसी तरीके से आएगा। अगर 15 आंसर आ रहे हैं तो वो 15% कहलाएगा, क्योंकि इंटू 100 भी यहाँ पे हमारे पास था। तो 15.36 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ, सही कर रही थी मैं भी। यहाँ पे देखो, पहले 10 ओवर में क्या है, रन रेट है 3.2 का। ये बोल रहे हैं क्या रन रेट होना चाहिए बाकी 40 ओवर में कि हमारा टारगेट जो है वो 282 रन पहुंच जाए, है ना। क्रिकेट लवर्स अगर होंगे यहाँ पे तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कंसेप्ट यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, एवरेज है, कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। टोटल 50 ओवर का मैच है, 10 ओवर में आपका रन रेट है 3.2 और आपको अचीव करने हैं 282 रन। तो बाकी 40 ओवर में कितना रन रेट होगा, कितना एवरेज से आपको रन बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का भी। और यहाँ पे देखो 10 है, एवरेज कितना है 3.2 प्लस 40 ओवर में कुछ ना कुछ एवरेज बनाना पड़ेगा, है ना। सो दैट यहाँ पे 50 के 50 ओवर में जो हमारे पास रन आ जाए वो कितने आ जाए, 282। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास 282 टारगेट है, यानी कि सम है 282। अब मेरे को एवरेज नहीं यहाँ पे दे रखी, बट मेरे को ये पता है कि जो सम होता है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है ना। और यहाँ पे अगर एवरेज मेरे पास नहीं है, मेरे पास सम है, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सम। सम मेरे को दिया हुआ है 282, तो इस 50 को यहां से हटाओ और ये किसके बराबर हो जाएगा, 282 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अब अपने पास सम दे ही रखा है तो ऑब्जर्वेशन अपने पास है, एवरेज निकालना चाहो निकाल लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे ले आओ, 282 आ गया। अब ये बनेगा 32 प्लस 40 इंटू एवरेज ऑफ 40 ओवर्स, ये 282 है। 40 इंटू एवरेज कितना हो जाएगा, 282 में से 32 जाएंगे 250। एवरेज कितनी रिक्वायर्ड है, 250 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 6 × 24, ठीक है, फिर पॉइंट आएगा, देन इसके बाद जो है कितने पे जाएगा, 1 है 25 पे, तो 6.25 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब मेरा भी होएगा ही, अगर एनटीए का फेवरेट है तो मेरा भी बनता है ना फेवरेट होना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, एवरेज एज, और यहाँ पे एज से रिलेटेड भी है और एवरेज तो है ही। फैमिली है, 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, 7 लोगों की फैमिली है। एवरेज एज है जो ग्रैंड पेरेंट्स की वो है 67 ईयर्स, पेरेंट्स की एज है 35 ईयर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन की एज है 6 ईयर्स। तो पूरी फैमिली की एवरेज एज आपको बतानी है। अगेन कंबाइंड एवरेज का क्वेश्चन है, खुद कर लेना, ठीक है। अपने को ये तो पता लग ही गया है कि 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उनकी एवरेज एज 67 है, तो उनका सम 67 इंटू 2, प्लस पेरेंट्स हैं 2 हैं और इनका एवरेज जो है वो है 35 ईयर्स, 35 इंटू 2, प्लस ग्रैंड चिल्ड्रन 3 है, एवरेज एज है 6, तो ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 7 से, आपके पास एवरेज आ जाएगी, ठीक है। ये चीज करनी है आपको, और ये करोगे आप होमवर्क में। हम चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन की प्रेजेंट एज कितनी है, अगर 20 साल के बाद उसकी एज 10 गुना हो जाएगी जितनी उसकी एज 10 साल पहले थी। मतलब 20 साल में वो अपनी एज का 10 गुना हो जाएगा।
नहीं 30 साल में, आफ्टर 20 ईयर्स लिखा है। आज अमन की एज x ईयर्स है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेट इट बी x। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर 20 साल के बाद हम देखेंगे ना, x प्लस 20 एज हो जाएगी, तो 20 साल के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो उसकी एज 10 साल पहले थी ना, उसका 10 गुना हो जाएगी। मतलब ये जो एज है ना, ये एज जो उसकी एज 10 साल पहले थी उसका 10 गुना है, यानी कि x माइनस 10 इंटू 10, क्योंकि 10 टाइम्स ऑफ एज 10 ईयर्स बैक। तो ये रिलेशन अपने पास यहाँ पे आ रहा है, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 100। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 120 बन जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, और ये 10x में से 1x जाएगा, ये 9x बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाई 9। सॉल्व करो, 3 के टेबल पे 3 पे जाएगा, ये 40 पे जाएगा, 40/3 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और 40/3 का मतलब क्या है, 13.3 है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 1 पे, 3 जा 9, फिर 0.1 आएगा, तो 13.3 ईयर्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवानी आप वर्षा मैम की क्लास लिया करो, वो पीएचडी से रिलेटेड सारी अपडेट्स देती हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर बता देंगे। वैसे प्रोसीजर ये होता है जेआरएफ करने के बाद कि आपको इंटरव्यू देना होता है ना, और इंटरव्यू देने के लिए पहले अप्लाई करना होता है, और अभी जो है वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूट को आप टारगेट करते हो, तो वो टाइम फ्रेम होता है, उसके तहत आपको अपना जो है रिसर्च प्रपोजल वगैरह रेडी करना होता है, जो भी डिमांड होती है, और वो शेयर करना होता है। फिर इंटरव्यू होता है आपका जेआरएफ के बाद। क्वेश्चन हिंदी में बिल्कुल देखिए, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। पांच मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क पार की जाती है, तो क्या गति जो है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर होगी, स्पीड। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें पता है डिस्टेंस, अरे पेन को क्या हो गया, डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर। अब जब मीटर में है तो टाइम जो होना चाहिए सेकंड्स में होना चाहिए। 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया। स्पीड आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। पर मैम हमें तो किलोमीटर में दे रखी है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो।
18 टू जा 36, 36/5 करो इसको सॉल्व। 7 35 पे जाता है 0.2, 7.2 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट बतानी है, इसको लगाओ कांटा, ठीक है, ए तो हो नहीं सकता। अब इसके बाद देखो दो स्टेटमेंट है आपके पास। आप ये बोल रहे हैं कि अपना टोटल जो जर्नी है उसका 215 फिर 920 और 10 किलोमीटर को कवर किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसके बजाय मेरे को क्या करना है, एक को ही तो चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट गलत हुई इसका मतलब वही आंसर है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है अनीता एक काम को 8 दिन में करती है, तो उसका 1/8 काम कितने दिन में करेगी, एक दिन में करेगी। 8 काम करना है उसको और वो 1/8 काम कर रही है, तो उसको टोटल 8 दिन लगेंगे ना उस 8 काम को पूरा करने के लिए। तो 1/8 काम जो है वो एक दिन में करेगी। ये बोल रहे 1/8 काम 2 दिन में करेगी, मतलब गलत है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1/8 फ्रैक्शन जो है वो एक दिन में होगा ना कि 2 दिन में। और ये स्टेटमेंट क्योंकि सही थी तो ये आंसर हो ही नहीं सकता था, तो हमें गलत स्टेटमेंट बतानी थी, आंसर सी हो गया। ठीक है, बी जो है इसको भी कर लेते हैं, देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे जो है टोटल बोल रहे हैं 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 24 का 2/15 जो है वो कवर किया गया है किससे, वो कवर किया गया है ट्रेन से। फिर इस 24 किलोमीटर का ही 9/20 जो है वो कवर किया गया है बस से, और बचा हुआ 10 किलोमीटर ट्रेवल किया गया है साइकिल से। तो टोटल जर्नी कितनी होगी, 24 किलोमीटर की जर्नी हो गई है। क्या ये बात सही है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 48/15 प्लस 24, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 12 पे चला जाएगा ये 10 पे, ठीक है, इतना ही कर लो क्योंकि यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे 108 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, ये 24 के बराबर है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लें, कितना आएगा, एलसीएम 6 5 जा 30, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 96 प्लस यहाँ पे बचेगा 3, तो ये बनेगा 324, और यहाँ पे बनेगा ये 300। ये 24 के बराबर होना चाहिए। आप सॉल्व करो इसको, 324 और 300 624, 724 और 4 चले गए 720। 720 को 30 से भाग करना है, तो कितना आंसर बन रहा है, ये बन रहा है 24। तो ये बात जो है ये तो सही है कि 24 किलोमीटर के बराबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट थी, हमें इनकरेक्ट बतानी थी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सी थी। अब देखो पेपर में ये सॉल्व नहीं करना, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना है। पेपर में ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये कैलकुलेशन ज्यादा लेगा, तो इसको छोड़ो। इस दो में से एक गलत है एक सही है, एक को देख लो, जो अगर वो सही है तो दूसरा आंसर हो जाएगा, अगर वो गलत है तो वही आंसर हो जाएगा। और वही शॉर्टकट आपको अप्लाई करना है पेपर में क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, बता दो इसका आंसर। इतना सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इतना सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड क्लियर, ठीक है। मैंने ये पूरा प्रॉपर सेशन भी लिया है कि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वो चीज का ध्यान रखो। अब यहाँ पे देखो क्या है, 0.5 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1.5 का 2 का डिफरेंस होगा, तो आंसर जो होगा यहाँ पे वो बन जाएगा 6, ठीक है। 6 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 0.5 का डिफरेंस है, देन 1 का है, देन 1.5 का है, तो अगला डिफरेंस यहाँ पे 2 का होगा। 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अरे नहीं, ये गलत है, 6 इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। थ्री 8 17 32 57 डैश 177। ये पैटर्न ध्यान रखना, अपने पेन पेपर लेके लिख लो कॉपी में, ये पैटर्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न है जो फॉलो किया जा रहा है, वो क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 1
है ना, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो ये कितना बनेगा 2 + 1 3। फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना बनेगा 4 + 4 यानी कि 8। फिर 2 की पावर 3 + 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 की पावर बढ़ती जा रही है और एक एडिशनल नंबर का स्क्वायर हम लेते जा रहे हैं। यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 9, 17 बन जाएगा। 2 की पावर 4 + 4 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा 16 + 16, ठीक है 32 बन गया। देन 2 की पावर 5 32, 5 का स्क्वायर 25, 32 + 25 इज 57। देन इसके बाद क्या नंबर आएगा भाई 2 की पावर 6 आएगी यानी कि 64 एंड 6 का स्क्वायर आएगा, तो 64 + 36 यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। फिर इसके बाद 2 की पावर 7 128 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 128 + 49 जो है इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 177। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। स्टार्टिंग में क्या है, राम काम करता है इस तरीके से कि वो काम को 24 घंटे में खत्म कर देगा, बट वो उस दर से कि 24 घंटे में काम खत्म हो जाए वो रेट से काम सिर्फ वो 16 घंटे के लिए करता है ना। उसके बाद वो इस तरीके से काम करता है कि उसको पूरा काम करने में ना 16 घंटे में जितना होना था कर दिया, बाकी जो बचा हुआ काम था कितना 8 घंटे का, उसने उसको करने के लिए 18 घंटे लिए, मतलब इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई, है ना। अगर जो राम है उसको फिनिश करना है अपना काम बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप ये बताओ उसको कितने घंटे हैं जो यहाँ पे लगेंगे। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है, आफ्टर दैट ही वर्क्स एट अ रेट कि उसने पूरा काम ना 18 घंटे में ही कर दिया, मतलब 24 घंटे लगने थे जहां पे, वहां पे उसने 18 घंटे में ही कर दिया, यानी कि जो बचा हुआ काम था 8 घंटे का जो काम था वो उसने 2 घंटे में ही कर दिया, मतलब स्पीड बढ़ा ली, टोटल 18 घंटे बोला हुआ है। तो आप ये बताइए अगर शुरू से ही वो इसी स्पीड से काम करता जितना स्पीड से उसने बाद में काम किया है, तो इसको कितना टाइम लगता। देखो 24 घंटे में काम करना था और उसने वो काम किया है कितने में, उसने वो काम कर दिया, अभी उस रेट से काम किया 16 आवर्स, तो 16 आवर्स काम किया, 24 आवर्स काम करना था, 8 2 16, 8 3 24, 2/3 जो वर्क है वो इसका डन हो चुका है, 2/3 वर्क जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ये बोल रहा है कि भाई इसने इस तरीके से काम किया कि ये जो सारा काम है ना वो 18 घंटे में कर देता, तो 1/3 काम इसका बचा था, 2/3 इसने कर लिया और 1/3 काम जो है इसने किया, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि टोटल तो इसने 18 घंटे लिए इस तरीके से काम किया,
तो 18 घंटे तो टोटल काम करने के लिए लेता। 1/3 के लिए कितना टाइम लिया? 1/3 के लिए इसने 6 आवर्स लिए। 1/3 काम के लिए इसने 6 आवर्स और लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर टोटल काम इसको करना होता तो ये कितना समय यहाँ पे लेता। तो अगर टोटल काम इसको करना होता स्ट्रेच से, तो यहाँ पे जो है 16 घंटे प्लस 6 घंटे जो है वो इसको लग रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल 22। मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। Ram works at a rate he can finish a piece of work in 24 hours, but he only works at a rate of 16 hours, ठीक है। 2/3 काम उसने कर लिया। फिर उसके बाद उसने इस तरीके से काम किया कि उसका सारा काम 18 घंटे में होता। तो अगर हम सारा काम निकालें, 1/3 काम उसने 6 घंटे में कर लिया, यहाँ तक सब सही है। If Ram is to finish this work at a stretch, how many hours will he take to finish this work? यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर उसको स्टार्टिंग से ही काम करना था तो 18 घंटे ही उसको लगते। इन्होंने ये थोड़ी बोला कि स्टार्टिंग से जो है अलग अलग रेट से। क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछने का तरीका यहाँ पे अलग है कि राम अगर स्टार्टिंग से काम कर रहा है तो टोटल काम उसको, या ये सीधा सीधा ये पूछ लेते कि टोटल काम कितने टाइम में हुआ, तो टोटल काम 16 + 6 22 घंटे में हो जाएगा। अगर स्ट्रेच से ही इसी स्पीड से काम करेगा फिर तो 18 घंटे ले लेगा ना। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, बट एनीवेज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पूछा यही गया है कि भाई जब 16 घंटे काम किया और 24 घंटे में वो काम होना था, तो 2/3 काम हमने कर लिया, 1/3 काम बचा है। वो बोल रहा है अगर इसी स्पीड से काम करे तो टोटल काम 18 घंटे से हो जाए। तो वो स्पीड क्या है कि वो 18 घंटे में पूरा काम कर रहा है, तो 1/3 काम वो 6 घंटे में करेगा। अब उसको टोटल कितना समय लगा काम करने में? 16 घंटे जो उसने पहले लगाए क्योंकि 16 आवर्स उसने वर्क किया, प्लस 6 घंटे अब उसको लगे 1/3 काम के लिए, तो टोटल 22 आवर्स का टाइम है जो उसको लगेगा। और इसी वजह से यहाँ पे आंसर जो है इसका डी आएगा। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा सा जो है वो इशू था। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है, रेट को डबल करने वाला। अभी प्रीवियस क्लासेस में 2-3 क्लासेस पहले ही मैंने आपको करवाया था डबलिंग वाला केस, है ना, जब पैसा डबल हो जाता है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे पैसा जो हो रहा है वो 3 गुना हो रहा है। तो सीआई का हमने केस क्या समझा था कि भाई मैम जो पैसा होता है हमारे पास वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर रेट पे ही जो है बढ़ता रहता है, क्योंकि सीआई के केस में प्रिंसिपल जो होता है वो सेम होता है। अगर आपको 100 रुपए से 200 रुपए करने में 10 साल लगे हैं, तो आपको 100 रुपए से 300 रुपए करने में कितने लगेंगे? 20 साल लगने वाले हैं, क्योंकि आप 100 रुपए बढ़ाते हो 10 साल में। तो अगर आपको 200 रुपए बढ़ाने हैं तो 20 साल लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो टाइम है वो भी क्या है, डबल डबल होता रहेगा, ज्यादा ज्यादा लगता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो 100 रुपए है उससे 200 बनाने में आपने सिर्फ 100 रुपए कमाए हैं। 100 से ही 300 बनाने में आप 300 नहीं कमाओगे, आप 200 रुपए कमाओगे, क्योंकि ये तो आप लेके चलोगे स्टार्टिंग में। तो 100 रुपए कमाने के लिए अगर 10 साल लग रहे हैं तो 200 रुपए कमाने के लिए 20 साल लगेंगे, क्योंकि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो सेम रेट से ही वो पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2 गुना हो जाता है पैसा 14 साल में, तो 3 गुना कितने साल में होगा? तो यहाँ पे 100 से 200 पैसा हो रहा है 14 साल में, तो 100 से 300 पैसा हो जाएगा, यानी कि 200 कमाने पड़ेंगे, तो इससे डबल टाइम लगेगा। 28 साल में आपका यहाँ पे पैसा जो है वो 3 गुना हो जाएगा। ये हमारा फेब और आई थिंक जून का ही जो है पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये बेसिक्स है, इसको आपने बताना है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगेगी आपकी यहाँ पे और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। एंड इसके साथ साथ हिंदी में भी देख लो, एंड इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर तक। एक ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो अभी आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उसको दोबारा रिवाइज करो, एंड कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और एल्स अगर आप रिकॉर्डिंग से देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। एंड थोड़ा ट्राई किया करो लाइव आने का, ठीक है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी थोड़ा कंटिन्यू रखो पढ़ाई को, और जो दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हो वो भी। डीआई जो है बहुत अच्छी डीआई है,
एक टॉपिक पे बेस्ड डीआई है, तो आपको यहाँ से पता लगता है कि जो हमारे ये फिगर्स होती हैं उनके भी एरिया और पेरीमीटर जो है उनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। मैराथन सेशन में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था और यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। पेपर में भी क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है,